ओके जी, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट। आज देखो भी हम क्या करने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। कौन चैप्टर का नेम क्या है? रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं, टिप्स पे लेके आते हैं और उसके बाद आगे शुरू करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं असर्शंस तक, यानी कि अगले 4-5 टॉपिक जो हमने कल किए थे उसको थोड़ा फास्ट रिवाइज करेंगे। चैप्टर का नेम था रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो सबसे पहले यहाँ पे था कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड 315 की बातें ही हो रही हैं, रिस्क असेसमेंट भी इंटरनल कंट्रोल की भी। तो ऐसे 315 लगता है यहाँ पे ऑडिट रिस्क। सबसे पहले वो कह रहे हैं रिस्क असेसमेंट तो बाद में करना ना, पहले ऑडिट रिस्क बताओ तो सही क्या होता है। क्या सीखा था कल हमने? ऑडिट रिस्क वो होता है जिससे ऑडिटर का ओपिनियन चेंज हो सकता हो, याद है? ऐसा रिस्क जिसकी वजह से ऑडिटर क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देता है। किसी भी मिसस्टेटमेंट की वजह से, किसी भी गलती की वजह से, किसी भी रिस्क की वजह से अगर ऑडिट ओपिनियन में चेंजेस आ गए बाय चांस, उस गलती की वजह से, उस रिस्क की वजह से, तो वैसे रिस्क को ऑडिटिंग में बोला जाता है ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क में हमने दो पार्ट देखे थे। ऑडिट रिस्क के दो पार्ट थे, एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दूसरा डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या है? किस चीज के? दो चीजों का फंक्शन है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रोमम का और दूसरा डिटेक्शन रिस्क का। रोमम में आगे दो थे, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। तो कहीं ना कहीं अगर मैं तीनों का समीशन कर दूं या प्रोडक्ट कर दूं तो क्या बन रहा है? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क की ये कैटेगरीज हैं। तो पहला था इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क आपके पास कौन सा होता था? जो इनबिल्ट है, इनबोर्न है, जन्मजात है। कंट्रोल लगाने से पहले भी ऐसे रिस्क आपके एग्जिस्ट रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं। तो यानी कि अभी तक आपने कंट्रोल नहीं लगाए फिर भी ऐसे रिस्क हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन्वॉल्व है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन्वॉल्व है। बच्चे वाली एग्जांपल हमने ली थी, अगर आपने गेट को बंद कर दिया बच्चा फिर भी तो अंदर भी गिर सकता है। तो ऐसे रिस्क को कौन से रिस्क बोले जाते हैं? इनहेरेंट रिस्क। इसको एक बार पढ़ते हैं। क्या था? सस्केप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट तीन चीजों की, अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर टू अ मिसस्टेटमेंट दैट में बी मटेरियल, चाहे वो इंडिविजुअली चाहे एग्रीगेट विद अदर मिसस्टेटमेंट्स। तो यानी कि असर्शंस, तीन तरह के असर्शंस होते हैं अपने, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। इसी के मिसस्टेटमेंट जो है या मटेरियल हो सकती हैं, चाहे इंडिविजुअली एक एक आइटम, चाहे एग्रीगेट विद अदर मिसस्टेटमेंट्स। दूसरा था कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क को मैंने लिखवाया था कि कंट्रोल लगा दिए उसके बाद भी रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। यानी कि आपने कंट्रोल लगा दिए, गेट बंद कर दिया, ताला लगा दिया, लेकिन बच्चा दूसरे गेट से भी बाहर जा सकता है, या चाबी आपने बच्चे के सामने रख दी। तो कंट्रोल लगाने के बावजूद भी अगर रिस्क एग्जिस्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क इन तीन चीजों से रिलेटेड होते हैं, वही क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। चाहे वो इंडिविजुअली भी हो सकते हैं या अदर मिसस्टेटमेंट के साथ भी हो सकते हैं। तीसरा था डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क में ऑडिटर पिक्चर में आ गया। कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क तो एंटिटी के मैनेजमेंट के एंड पे हो रहे थे, डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के एंड पे आ रहे हैं कि ऑडिटर भी फेल हो गया। यहाँ पे ऑडिटर फेल क्या के लिए? टू प्रिवेंट या डिटेक्ट या करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जबकि ऊपर क्या था कंट्रोल रिस्क में? कंट्रोल अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट विल नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मिसस्टेटमेंट। और इनहेरेंट क्या था? वो तो रहेंगे ही रहेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक था फंक्शन ऑफ ऑडिट रिस्क। फंक्शन ऑफ ऑडिट रिस्क में वही था, किस चीज का ये फंक्शन होता है ऑडिट रिस्क? रोमम का एंड डिटेक्शन रिस्क का। यानी कि आप कह सकते हो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क किसके एंड पे होते हैं? मैनेजमेंट के एंड पे। डिटेक्शन रिस्क किसके एंड पे होता है? ऑडिटर के। उसके बाद दो तरह की शादियां थी, एक शर्मा और शर्मा की शादी हो रही थी, वो बड़े खुश थे। एक दूसरी शादी हो रही थी शर्मा और वर्मा की। तो पहला रिलेशन इन्होंने पूछा रोमम का डिटेक्शन के साथ। रोमम किन दो चीजों को मिला के बनता था? इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। उसका रिलेशन पूछा गया किसके साथ? उसका रिलेशन पूछा गया डिटेक्शन रिस्क के साथ। तो पहला रिलेशन पूछा गया आपसे रोमम का विद द, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, पहले हम इंट्राकास्ट शादी कर रहे हैं ना शर्मा शर्मा की, यानी कि इंटरनल, सॉरी इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क का रिलेशन था। तो पिछले 20-25 सेकंड की बातें माफ की जाए, है ना। तो पहले रोमम के अंदर जो दो सब पार्ट्स हैं, कौन से? इनहेरेंट और कंट्रोल, उसका रिलेशन ये हाईली इंटर रिलेटेड होते हैं क्योंकि रोमम के अंदर के दो पार्ट हैं शर्मा और शर्मा। मैनेजमेंट जो है रिएक्ट करती है इनहेरेंट रिस्क सिचुएशन को कैसे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वगैरह लगा के। In such a situation, if the auditor attempted to assess
सेपरेटली, अगर वो इनहेरेंट रिस्क को और कंट्रोल रिस्क को सेपरेटली असेस करेगा तब वो कामयाब नहीं हो पाएगा, तब वो मतलब अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसलिए चौथे में क्या उनको सुजेशन दी गई कि रोमम के अंदर जो इनहेरेंट और कंट्रोल है उसकी कंबाइंड असेसमेंट करो और रिजल्ट दो। पहले में था इंटर रिलेटेड है, मैनेजमेंट इनको बनाती है, ऑडिटर ने क्या करना है, अगर सेपरेटली असेसमेंट किया तो इनएप्रोप्रिएट रिस्क असेसमेंट होगी, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए चौथे में उसको भाषण दिया गया, ज्ञान दिया गया कि भाई आप सेपरेटली करो या कंबाइंड करो, कंबाइंड करो। सेपरेटली तो आप कर रहे हो, तीसरे पे बोला गया ना, वो तो इनएप्रोप्रिएट रह जाएगा। चलो ये थी शर्मा और शर्मा की शादी। उसके बाद था रोमम एंड डिटेक्शन का, शर्मा प्लस वर्मा की शादी। इसको हम बोलते थे इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज है तो ये डायरेक्ट रिलेशन होगा या इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन होगा। अब अगले 2 पॉइंट बड़े अच्छे वाले आ रहे थे। अगर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क हाई है, यानी कि पहले 2 रिस्क अगर आपके हाई हैं, तो आप डिटेक्शन रिस्क का लेवल, एक्सेप्ट करने का लेवल कम रखोगे, यानी कि आप कहोगे मैं 5 गलतियां नहीं सिर्फ 3 गलतियां एक्सेप्ट करूंगा। तीसरा पॉइंट फिर से वही था कि अगर पिछले वाले रिस्क हाई हुए, सी प्लस आई वाले रिस्क हाई हुए, तो क्या मेरे को सब्सटैंटिव प्रोसीजर यानी फर्दर प्रोसीजर लगाने एडिशनल एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए। चौथा पॉइंट आपके पास था, अगर आप नहीं लगा पाते सब्सटैंटिव प्रोसीजर या फिर इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क वी कैन नॉट रिड्यूस, देन गिव क्यूओ या डीओए, ऐसे 705 के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन। और 5वें में बोला गया था सबसे चैलेंजिंग पॉइंट की ऑडिट रिस्क इज द प्रोडक्ट ऑफ आई प्लस सी प्लस डी, आई प्लस सी प्लस डी, इनहेरेंट प्लस कंट्रोल प्लस डिटेक्शन। ये तो हो गए मीनिंग। अब तीनों के फैक्टर पूछ गए, कहते ऐसे रिस्क होते क्यों है, इनहेरेंट रिस्क का फैक्टर क्या है, मतलब आप ये समझ लो सिचुएशन या एग्जांपल। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में P&L अकाउंट में प्रोविजन आ रहा है, प्रोविजन इज ऑलवेज ऑन एस्टिमेशन बेसिस, एस्टिमेशन आ रहा है तो कल को रिजल्ट फ्लक्चुएट कर सकते हैं, उसकी वजह से रिस्क रहेंगे ही रहेंगे, तो ये इनहेरेंट रिस्क है। दूसरा कंट्रोल रिस्क, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के अंदर ही इनहेरेंट लिमिटेशंस है, मैनेजमेंट जो है अच्छे से वो प्रोवाइड नहीं कर पाती एविडेंसेस। और दूसरी चीज, आप रीजनेबल एश्योरेंस सिर्फ ऑब्टेन करते हो, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो जितने मर्जी कंट्रोल लगा दो, आपको थोड़ी पता है वो हमेशा आपको सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं कि नहीं, जितने दिए आपने उसके भी आपने ऑडिट कर लिया, आपको थोड़ी पता सारे सही हैं। तो कहीं ना कहीं रीजनेबल एश्योरेंस आप लेते हो, ठीक है, ट्रू एंड फेयर देते हो, तो कहीं ना कहीं रिस्क थोड़े से रह ही जाएंगे। तीसरे में बोला गया इंटरनल कंट्रोल सिर्फ रिड्यूस कर सकता है रिस्क, एलिमिनेट नहीं कर सकता, इसलिए कंट्रोल रिस्क रहेंगे ही रहेंगे। लास्ट वाला पॉइंट यही था, सम कंट्रोल रिस्क विल ऑलवेज एग्जिस्ट। डिटेक्शन रिस्क में अब ऑडिटर आ गया। पहले तो ऑडिटर बड़ा ध्यान दे रहा था, भाई आपसे संभलता नहीं इनहेरेंट कंट्रोल। अब ऑडिटर खुद, ऑडिटर विल नॉट प्रिवेंट, करेक्ट या डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट मे बी मटेरियल इंडिविजुअली या एग्रीगेट। तो क्यों वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें उसकी भी खुद की जजमेंट इन्वॉल्व होती है, अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं इस वजह से। और लास्ट में था उसको परसुएसिव एविडेंस मिलते हैं, इसको आप यही कह सकते हो कि कंक्लूसिव नहीं मिलते, 100% सही नहीं मिलते, 80-90% मिल पाते हैं। तो जब 80-90% मिल गए, हो सकता है गलती उसी 10% में हो। कैसा पॉसिबल हो सकता है, आपके एग्जाम में टोटल आने थे 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 चैप्टर थे, आप 10th छोड़ के चले गए, आपने बोला ऑलमोस्ट तो हो गया ना, किस गीता में लिखा हुआ है कि 10th चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ सकता। और आप यकीन मानो, यकीन के आप तो एंड तक मानते हो ना, जो चैप्टर छोड़ा आएगा ही उसमें से, हमारा तो माइंड ही वही होता है, हमें 9 का थोड़ी दिखता है, हमें तो लगता है सारा पेपर ही उसी में से आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो रिस्क रहेंगे, दैट विल कॉल्ड डिटेक्शन रिस्क। उसके बाद था कुछ कंडीशन, इवेंट या सिचुएशन विच में इंक्रीज द रिस्क, चाहे वो फ्रॉड का चाहे वो एरर का। क्या कंडीशंस थी, संडे में वीकनेस है, ऐसे से आपके पास था कि आपको एविडेंसेस मिलने में प्रॉब्लम होती है, तो एविडेंसेस मिलने में प्रॉब्लम है, प्रॉपर चेक कर नहीं पाओगे, तो रिस्क तो रहेंगे, ठीक है। संडे में वीकनेस है, ऐसे से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्या फुल फॉर्म होती है, वो मिलने में प्रॉब्लम है तो यानी कि रिस्क है। ऐसे के बाद यू से अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होती रहती हैं, जैसे कि रिलेटेड पार्टी के साथ, या अनयूजुअल प्रेशर है विद इन द एंटिटी। 9 घंटे की जगह आर्टिकल को 11 घंटे बिठाया जाता है, वो तो पेपर चोरी करके जाएगा ही जाएगा। यू से हो गए 2-3 पॉइंट हो गए टोटल। एन से आपके पास है नॉन कॉम्प्लायंस विद द कंट्रोल प्रोसीजर, कंट्रोल लगा तो लिए भाई, कंप्लाई तो करो। डी से डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी या कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद ए से
ए से था आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड और थर्ड पार्टी से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी, वाई खा ली। और उसके बाद वीकनेस, ठीक है, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल के डिजाइन में। तो ये टॉपिक क्या था, 3 बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ना, नीचे हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो था कंट्रोल कंडीशन या इवेंट विच में इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड। संडे में वीकनेस है, एस से प्रॉब्लम इन ऑब्टेनिंग द SAAE, यू से अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज वगैरह, अनयूजुअल प्रेशर विद इन द एंटिटी, एस हो गया, यू हो गया, एन से मतलब नॉन कंप्लायंस विद द कंट्रोल प्रोसीजर, डी डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट, ए से सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी, वाई खाली। उसके बाद वीकनेस, वीकनेस इन द कंट्रोल प्रोसीजर वगैरह, इंटरनल कंट्रोल। यही हमारा कल हुआ था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अब शुरू कर रहे हैं। फिर से देखो नेक्स्ट टॉपिक एस के 315 आइडेंटिफाइड एंड असेसिंग द रोमम, यही तो चल रहा था, यही घिसा बेटा यही चलेगा। तो एस से 315 आपके पास क्या बोलता था, कल हमने नाम सीखा था एस से 315 का, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अच्छा ये हमारा हो गया था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने दूसरी रिकॉर्डिंग ऐसे ही बंद कर दी भावनाओं में बह के। चलो ठीक है, ये आपके पास ऐसे 315 का नाम था। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या थे देखोगे तो वही के वही पॉइंट, टू आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रोमम वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट एफएस लेवल या असर्शन लेवल, यानी कि होल लेवल पे चाहे इंडिविजुअल, असर्शंस वही 3 उस लेवल पे, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द 3 चीजें। अंडरस्टैंडिंग क्या क्या की होती है, एंटिटी, एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, एंड प्रोवाइड द बेसिस एंड देन रिस्पांस। उसके बाद 3 तरह के आपके पास वो आइडेंटिफाई था 2 तरीके से, एफएस लेवल पे यानी कि ऑन द होल बेसिस, ओवरऑल बेसिस पे आप देखते थे। होते क्यों थे ये वाली चीजें रिस्क, क्योंकि डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरनमेंट हो सकता है आपकी कंपनी में, कंट्रोल एनवायरनमेंट डेफिशिएंट हो सकता है। असर्शन लेवल पे आपके पास थी 3 चीजें, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की मेमोरी टेक्निक थी AOC क्यूब, ए से एक्यूरेसी, ए से एक्यूरेसी, ओ से अकरेंस, सी से कंप्लीटनेस, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन। ये किसके थे, ट्रांजैक्शन के। दूसरा आपके पास क्या था, अकाउंट बैलेंस, इसकी थी AOC, ए से वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, ओ से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, सी से कंप्लीटनेस, ई से एग्जिस्टेंस। उसके बाद था प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, AOC स्क्वायर, ए से आपके पास था यहाँ पे एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। ये मिक्स होके आ रहा था, दोनों को खिचड़ी बना के। हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, एक का आंसर देख लिया दूसरे का देख लिया, चल थोड़ा सा ठीक करके अपना लिख दो, प्रेजेंटेशन ऐसे ही तो देते हैं हम भी। तो ए से था आपके पास एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, ओ से अकरेंस एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन, सी से कॉमन कंप्लीटनेस और सी से क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। आज का पहला टॉपिक है, ठीक है ना। फिर से ऐसे 315, ये सारे ऐसे 315 के टॉपिक हैं। जब भी आपको 2 शब्द मिल जाए याद रखना, सर कौन से 2 शब्द, एक रिस्क असेसमेंट, दूसरा इंटरनल कंट्रोल, समझ लेना ऐसे 315 लग रहा है। जब भी आपको ये 2 देखो, एग्जामिनर आपको नहीं बोलेगा कि भाई ऐसे 315 के हिसाब से रिस्क असेसमेंट या इंटरनल कंट्रोल बताओ, ऐसे 315 तो कहेगा इंटरनल कंट्रोल के मेथड्स बताओ, ये जो भी टॉपिक्स हैं आपको याद रखना है। ऐसे 315 में 2 शब्द अगर आपको मिल जाए, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अब कह रहे हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इसका मीनिंग या डेफिनेशन। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ये हम पहले भी कर चुके हैं। दैट प्रोसीजर, ठीक है, मैं ऑडिट को बोल रहा हूं, दैट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रोमम वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर एट एफएस लेवल और असर्शन लेवल। सर एक बार ऊपर आओ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यही तो थे 315 के, ये वहीं से तो उठाया है। तो जब हाँ वहां पे भी था, जब भी आपको रैप मिल जाए ना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो यही चीजें याद रख लेना। क्या है, टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रोमम वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। अगर आप इतना भी लिख लेते हो ना तब भी चलेगा, अगर आप इतना भी लिख लेते हो, वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, बस एट द एफएस लेवल या असर्शन लेवल। उसके बाद है स्कोप ऑफ रैप। स्कोप ऑफ रैप, देखो हमारे पास टॉपिक हुए कौन से थे। अगर मैं एक पिछला टॉपिक बोलूं, ये वाला
यहाँ पे हमारे पास था आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमन, इसमें ऑब्जेक्टिव आए थे सिर्फ, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव आए थे ना। अब जो अपन नीचे वाला टॉपिक कर रहे हैं इसमें स्कोप आ रहा है। यहाँ पे मैंने चेंज इस वजह से नहीं किया था कि आईसीए के ना इसी सीक्वेंस में चल रहे थे, अदरवाइज मैं क्या करता कि ये वाला मीनिंग भी हटा के ना वो स्कोप ऊपर डाल देता, लेकिन आईसीए जिस सीक्वेंस में था मैंने थोड़ा उसी को फॉलो कर लिया। स्कोप ऑफ रैप, ऑडिटर शैल परफॉर्म द रैप, कितनी अच्छी लाइन बोली इन्होंने, ऑडिटर शैल परफॉर्म द रैप टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रोमम एट एफएस। कुछ आई नहीं लाइन, कह रहे हैं रैप का स्कोप क्या है, ऑडिटर परफॉर्म करेगा क्या के लिए, टू आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रोमम एट एफएस लेवल और असर्शन लेवल। हाउएवर अब देखो पहली लाइन अच्छी आ रही है, रैप डू नॉट प्रोवाइड एसएए ऑन विच टू बेस द ऑडिट ओपिनियन। कह रहे हैं रैप जो है ना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अगर आपको याद हो आप मेरी हेल्प करोगे ऑडिट प्रोसीजर बनाने के लिए। मैं रैप नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर बोल रहा हूँ। ऑडिट प्रोसीजर में जब यहाँ पे रैप होता था, फिर यहाँ पे फैप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, इसके अंदर दो पार्ट आते थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और इधर टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर। ये आपके पास डायग्राम बनता था, है ना। ऑडिट प्रोसीजर में रैप, तो ये इसकी बात कर रहे हैं। अगर अब आप ध्यान से देखोगे अब आपको वो पॉइंट समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं रैप डू नॉट प्रोवाइड द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। देखो रैप एविडेंसेस तो आपको दे देता है, रिस्क असेस हो गई, कहीं ना कहीं पता चला ना, रैप ने आपको एविडेंसेस तो प्रोवाइड कर दिए, कह रहे हैं लेकिन ऐसे ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस नहीं मिल रहे, क्योंकि अभी तो आपके पास फैप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पेंडिंग है। तो देखा जाए तो रैप तो कहीं ना कहीं अभी 50-60% ही आपको बता पाएगा। तीसरा, रिस्क टू बी असेस्ड इंक्लूड बोथ रिस्क ड्यू टू फ्रॉड या ड्यू टू एरर। सर्कल करो बोथ रिस्क, फ्रॉड को और एरर को। पहली लाइन में भी तो यही था, information obtained by obtaining the RAP and related activity may be used by auditor as an audit evidence to support the assessment of ROMA। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको obtain हुई यूज एज अ, इसको सर्कल करो, यूज बाय ऑडिटर एज द ऑडिट एविडेंस। कह रहे हैं रैप करके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है ना उसको एविडेंसेस के तौर पे यूज कर लेना। फिर इसको मैं देखो फोर्थ पॉइंट को ना सेकंड पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। अगर अब मैं टेक्निकली देखो मैंने दोनों पॉइंट पढ़ लिए, अब अगर मैं टेक्निकली देखो मैंने दोनों पॉइंट पढ़ लिए, तो मैं पहले चौथा पॉइंट पढ़ना चाहूंगा, फिर दूसरा। देखो कैसे, इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मैं रिस्क ढूंढने गया, ठीक है, मैं कंपनी की वेरिफिकेशन कर रहा हूं, मैं रिस्क ढूंढ रहा हूं, वही तो होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मेरे को इंफॉर्मेशन मिली, मैं उसको यूज कर लूंगा एज एन ऑडिट एविडेंस। और फिर से अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं। अब कह रहे हैं जो रैप है ना वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा आपको, डज नॉट प्रोवाइड द एसएए। सेकंड और फोर्थ पॉइंट के आपस में कनेक्टेड। पांचवा में आ गया, देन द ऑडिटर में आल्सो परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर, क्योंकि आपको साथ साथ ये फैप भी लगाना पड़ेगा एज पर एसए 330, ठीक है ना। तो सर्कल करो, ऑल्सो परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और साथ इन्होंने दे दिया टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कंकरेंटली, मतलब आपस में साथ साथ करते रहना। तो हमें पता है ये फैप के अंदर का ही पार्ट है। क्यों? बिकॉज इट इज एफिशिएंट टू डू सो, यानी कि ये आपको फर्दर एविडेंसेस भी प्रोवाइड कर देगा। सिक्स्थ पॉइंट है, ऑडिटर में obtain evidence about the class of transaction, account balance, disclosure and related assertion even though such procedure were not planned as a substantive procedure or test of control। कह रहे हैं फिर भी अगर आप रैप कर रहे हो ना, रैप आपको उन तीन चीजों के बारे में एविडेंसेस प्रोवाइड कर देगा। तो चाहे तो ये वाला पॉइंट आप यहां तक भी कर सकते हो सिर्फ। सिक्स्थ पॉइंट के साइड पे लिखो, मैं अब आपको छोटे छोटे वो लिखवा ही देता हूं। फर्स्ट पॉइंट के साइड पे आप क्या लिखोगे, सर्कल करोगे ऑडिटर शैल परफॉर्म द रैप। फर्स्ट में आप सर्कल करो ऑडिटर शैल परफॉर्म द रैप। सेकंड में सर्कल करो रैप डू नॉट प्रोवाइड एसएए। तीसरे में सर्कल करो इंक्लूड बोथ रिस्क। फोर्थ में यूज बाय ऑडिटर एज एन ऑडिट एविडेंस। फिफ्थ में ऑल्सो परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सिक्स्थ के साइड पे लिख लो, सिक्स्थ के साइड पे लिखो एविडेंसेस अबाउट 3 assertions, evidences about 3 assertions।
डन। क्या टॉपिक था ये? स्कोप ऑफ रैप। स्कोप ऑफ रैप में पहला था आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रोमम वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट एफएस लेवल और असर्शन लेवल। दूसरा आपके पास था, दूसरे में ना मैं पहले फोर्थ पढ़ूंगा। जो रैप है, रैप आपको एविडेंसेस प्रोवाइड कर रहा है और आप उसको एज एन ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हो, लेकिन रैप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। फिर उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ तीसरे वाला पॉइंट, ये जो रिस्क है कौन से रिस्क कवर हो रहे हैं, यानी कि एरर भी। अगर आपसे गलती हुई है मैं तो उसको भी रिस्क मानूंगा, मेरी तरफ से तो ओमिशन हो गई ना, ऑडिटर तो ये देखेगा। पांचवे में आपके पास है, उसके बाद आपको सब्सटैंटिव प्रोसीजर एज पर ऐसे 330 भी लगाना पड़ जाएगा, तभी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी लगा सकते हो, टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी लगा सकते हो। और उसके बाद एविडेंसेस आपको मिल जाते हैं 3 असर्शंस के लिए। उसी के लिए तो चाहिए हमें कौन से 3 असर्शंस? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ रैप, ये आपका इस वाले पॉइंट का थर्ड हेडिंग आ गई, कंपोनेंट्स ऑफ रैप। इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन। ये आपका ना एक टॉपिक ऐसा एक और भी आ रहा था, अभी आएगा। मुझे एक बात बताओ, ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स कौन से थे? क्या हमने ऐसा कुछ किया है कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क? इनहेरेंट और कंट्रोल वो उसके कंपोनेंट्स थे, यस सर। पक्की बात है। तो यानी कि यहाँ पे अगर टॉपिक आपको पेपर में आ जाता है कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क, और ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। समझ गए कहाँ पे एग्जामिनर आपको धोखा दे सकता है? तो इसको आप लिखो, पहले तो इसके ऊपर डेंजरस का साइन डालो और यहाँ पे लिखो सिमिलर टॉपिक। सिमिलर टॉपिक क्या था वो? कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। तो यहां से बच के कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क, नजर हटेगी दुर्घटना घट जाएगी यहाँ पे, क्योंकि तीनों टॉपिक, ये दोनों टॉपिक आपको ना बड़े इजी हो जाएंगे। आपको इनहेरेंट रिस्क समझ में आ गया, आपको तीनों लिख दोगे। यहाँ से आपको इंक्वायरी याद आ गया, आप तीनों लिख दोगे। तो यहाँ पे आप कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क कौन कौन से होते थे? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। तो ये आपका सिमिलर टॉपिक हो गया वो, तो यहाँ से बच के, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या 3 टॉपिक हैं। मैनेजमेंट की इंक्वायरी, दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर और तीसरा ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। अगर आप देखोगे तीनों में से कोई भी पॉइंट नया नहीं है, किसी ना किसी चैप्टर में आपने पढ़ चुके हैं। इंक्वायरी कहाँ से करते हैं आप? मैनेजमेंट से पूछ के, या डॉक्यूमेंट्स की? डॉक्यूमेंट्स की तो इंस्पेक्शन होती थी, इंक्वायरी तभी तो लिखा हुआ है इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट। तो यानी कि जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा रहे हो, छोड़ दो आप ऑडिट का रिस्क असेसमेंट ऐसी चीजें कर रहे हो, इमेजिनेशन में लेके आओ। आपको याद है कोक की कंपनी में आज से 12-13 साल पहले, 15 साल पहले वो कुछ सब्सटेंस पाए गए थे, या कुछ कीड़े टाइप यार, तो वो कुछ टाइम के लिए बंद करी गई थी, अगर आपको याद हो। मैं भी तब बड़ा छोटा था, आप तो पता नहीं कितने छोटे होगे। तो कोक की बोतल्स में मतलब वो इंग्रेडिएंट्स या सब्सटेंस पाए गए थे, थोड़े से वो जहरीले टाइप वाले लगा लो या कीड़े लगा लो, कुछ भी है। तो कुछ टाइम के लिए ना कोक की प्रोडक्शन बंद करी थी। उन दिनों में भी मतलब बड़ा छोटा होता था, 12-14-15 साल पुरानी बात है। अब आप सोच के देखो, या आप सबसे लेटेस्ट एग्जांपल लो, 3 साल पहले मैगी भी बंद हुई थी। तो मैगी बंद हुई होगी तो कोई ना कोई तो उस मैगी के प्लांट की ऑब्जर्वेशन करने गया होगा ना। उसमें आप सोच के चलो कि गवर्नमेंट ने आपको, समझ लो आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो अगर हम उसी डिपार्टमेंट में है, रेड वाले में या जो भी लगा लो, फूड डिपार्टमेंट्स में, तो अगर मैं वहां पे ऑडिट करने जा रहा हूँ, तो अब आप वैसी इमेजिनेशन आप माइंड में लेके आओ। अगर आप इमेजिनेशन ये लेके जा रहे हो कि आपको अब देखना है कि मैगी वाले प्रोडक्ट में कहाँ पे रिस्क था, यानी कि आप देखा जाए कहीं ना कहीं ऑडिट करने ही तो जा रहे हो, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कहाँ पे उनमें मतलब पॉइंट में रिस्क थे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आप तो वही करने जा रहे हो। अभी तक आपने मतलब मैगी को वॉइड अनाउंस नहीं किया, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट हुआ है और आप उस कंपनी की ऑडिट करने पहुंचे हो, नेस्ले के किसी प्लांट में, जो एक मोगा में भी था। मोगा पता ना, पंजाब वाला, पिंकी मोगे वाली, अब तो पक्का पता होगा। तो आप मोगा के प्लांट में गए,
ठीक है, आपको डाउट है, अभी गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप ऑडिट करने गए। तो ऑडिट में आपने क्या किया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क को असेस करने। तो एक तो आप इंक्वायरी कर रहे हो, पहले तो लोगों से पूछोगे कि हाँ बताओ इसकी रेसिपी किसके पास है, ठीक है, क्योंकि रेसिपी जो बंद होती है वो लॉकर में बंद होती है, किसी ना किसी उसके फॉर्मूलेज होते हैं। क्योंकि अगर आप एक ह्यूज लेवल पे सोच के देखोगे, अब मोगा में एक कंपनी है जो डोमिनोज के प्रोडक्ट भी वो बनाती है, क्या होते हैं मसाले, ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स से वो, तो उसमें मेरा दोस्त है सीएम में, वो वहाँ पे जॉब करता है, और उसका रेसिपी का हेड वही है खुद, मिस्टर बलविंदर जी, टोनी, सीएम में बलविंदर सिंह। तो वो मेरे को बातें बताता था, तो मेरे को पता है ये चीज़। तो कहता था हमारी जो रेसिपी है ना, मैं कंपनी के टॉप 5 एम्प्लॉयज में से आता हूँ, और हमारे पूरे नॉर्थ साइड के वो सारे ओरिगेनो वहाँ पे मोगा में बनते हैं, सिर्फ डोमिनोज के नहीं, 8-10 और भी जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, बर्गर किंग हो सकता है या कोई भी हो सकते हैं। तो वो मुझे बता रहा होता था कि जो हमारे पास आता है एक सूट केस में पड़ी होती है, वो ड्राइव पड़ी होती है, डिस्क वगैरह, उसके अंदर लिखा हुआ है। अब आप सोच के चलो कि रेसिपी का क्या है, थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा, लेकिन रेसिपी आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट पता है कहाँ पे करती है, कि आपको 100 पैकेट्स बनाने हैं, 500 पैकेट्स बनाने हैं, 1000 बनाने हैं, कि 1 लाख पैकेट बनाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो प्रोपोर्शनेट चेंज हो जाएगा। अब ये थोड़ी कहते होगी कि 1 चम्मच पूरा भर के डाल दिया, एक मैगी में 1 चम्मच तो बहुत बड़ी बात है। 50 मैगी बना रहे हो, उसके अंदर 1 चम्मच डाल दिया, कि तो वह सेम रहेगा, नहीं रहेगा सेम। तो वो उस प्रोडक्ट में लिखा होता है कि आप क्वांटिटी कितनी डाल रहे हो, उसके ऊपर क्या क्या कितने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। तो ये आप लोगों से ही पूछोगे ना, ठीक है, तो आप इंक्वायरी कर रहे हो ताकि आप रिस्क फाइंड आउट कर सको कि भाई कौन से मसाले होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैगी में तो नहीं, च्युइंगम में आपने कभी ना कभी सुना होगा कि पिग के मांस से बना होता है, कभी तो सुना होगा, चाहे उसको अफवाह लगा लो। अब अगर हम देखें, हर एमआरपी कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसके पीछे ना उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, शुगर, फैट, कैलोरीज, ये वो चीजें लिखी होती हैं। हमें ये वाली चीजें तो समझ आ जाती हैं। चिंगम के पीछे या कोई ऐसे प्रोडक्ट के पीछे आप देखना, वहां पे ना कुछ कोड्स में लिखे होते हैं, F3, F9, P2, ये वो। वहां पे वो शुगर क्यों नहीं लिखते, जो चीजें इंसान को समझ आ जाती है वो तो पूरा लिख देते हैं। अब अगर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वाकई पिग का स्किन चाहिए, पिग की स्किन चाहिए, तो वो अगर उन्होंने वहां पे लिख दी, मतलब चिंगम का पैकेट लिया, पीछे लिखा हो पिग स्किन, जिंदगी में कभी बिकेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट की तरफ से इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कुछ कोड्स अलाउड होते हैं कि अगर आप ये वाले इंग्रेडिएंट यूज करते हो तो कागज पे मत लिख देना, कागज पे क्या लिख देना, इसका रिवर्स करके, यानी कि उसके कोड्स। तो कहीं ना कहीं जो आपको P3, P2 कभी भी देख लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, वो जो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। अब अगर आप ऑडिट करने गए हो, आपको भी नहीं समझ आएंगी, अगर आपके पास वो कोड्स नहीं है, तो आप उनसे पूछोगे ना, भाई ये P3 क्या है, इनकी मेरे को डिकोडिंग करके दो, तब आपको पता लगेगा क्या है। अगर वो चीज वाकई ऐसी हुई, आपने ग्रीन वेजिटेबल का साइन डाला हुआ है वेज का, और बीच में वो P3 वाला सब्सटेंस मिल गया, तो पकड़े गए। तो मैगी के केस में क्या हुआ था, मैगी के केस में भी यही हुआ था, नो इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये शब्द वहां पे अवेल करके मैगी के प्लांट बंद किए गए थे, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो आपको कहीं ना कहीं इंक्वायरी करनी पड़ेगी, रिस्क था, डाउट था, उस रिस्क को आप ढूंढने गए, असेस करने गए। पहली आपने क्या करी, इंक्वायरी। दूसरी आप क्या कर रहे हो, एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है कंपैरिजन कर रहे हो आप, पिछले साल आपकी सेल कितनी थी, उससे पिछले साल कितनी थी, जीपी रेशियो कितनी है, एनपी रेशियो कितनी है। रिस्क असेस करना चाहते हो तो पूरे डाटा को आप करंट ईयर के साथ नहीं निकाल सकते। आप कहोगे मेरे को ट्रेंड बता, भाई ट्रेंड एनालिसिस कितने, पिछले 10 सालों का, पिछले 3 सालों का। और तीसरा ऑब्जर्वेशन, प्लांट में गए, देख रहे हो पिग तो वैसे ही पड़े हुए हैं, भाई ये क्यों पड़े हैं, वो वैसे ही बस मन कर रहा था। चिंगम की फैक्ट्री में हमें डाउट था कि पिग की स्किन लगती है, और वहां पे इतने सारे पिग वैसे आपस में खेल रहे हैं, तो वो कह रहा है कि नहीं वो वैसे ही बच्चों के खेलने के लिए रखा हुआ है, और आप इंस्पेक्शन कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स की भी। तो ये वो चीजें हैं जो कंपोनेंट्स ऑफ रैप। मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर इज थ्रू द मैनेजमेंट इंक्वायरी एंड दोज रिस्पॉन्सिबल, ये पर्संस की बात हो रही है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपन उनसे इंक्वायरी कर लेते हैं, किस से, मैनेजमेंट से, या जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाउएवर ऑडिटर में ऑल्सो ऑब्टेन इंफॉर्मेशन थ्रू इंक्वायरी ऑफ अदर्स, सर्कल करें, इंक्वायरी ऑफ अदर्स within the entity and through the other employees with a different level of authority.
अब एग्जांपल दी हुई है जैसे इंक्वायरी टुवर्ड्स द TCWG मे हेल्प द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन विच FS इज प्रिपेयर्ड। TCWG की फुल फॉर्म दो चार्जेस ये होते कौन लोग हैं? बड़े लोग, टॉप मैनेजमेंट। आप इनसे अगर पूछोगे तो आपको कंपनी में के इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दूसरी एग्जांपल, अगर आप इंटरनल ऑडिट पर्सनल से कुछ पूछते हो, इंटरनल ऑडिटर्स, इसका सिंपल मतलब है इंटरनल ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स से पूछते हो तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या ऑडिट किया, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। तीसरे में आप उनके एम्प्लॉइज से पूछ लेते हो, उसके एम्प्लॉइज से पूछोगे किसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन के बारे में या किसी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन के बारे में, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता चल गया ये क्या है। ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी के एग्जांपल है किस किस से, पहला TCWG से, दूसरा इंटरनल ऑडिटर से, तीसरा एम्प्लॉइज से, चौथा कंपनी के लीगल काउंसिल से। उससे क्या पूछोगे भाई डायरेक्टर ने कितने पैसे देने हैं, नहीं। लीगल काउंसिल से आप पूछोगे कंपनी के अगेंस्ट या कंपनी के कोई केसेस चल रहे हैं, कोई लिटिगेशन हो गया, या आपको कोई लॉ रेगुलेशन पता हो जो वो नहीं फॉलो कर रहे, कोई फ्रॉड के बारे में आपको पता हो वो बता दो। पांचवे में है मार्केटिंग या सेल पर्सनल से सेल डाटा के बारे में पूछ सकते हो। और लास्ट आपके पास है IT पर्सनल से। तो यानी कि ये आपको नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं जिससे आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी पूछताछ है, रिटर्न। इंक्वायरी का मेन मतलब होता है पूछताछ। किस किस से? TCWG से, इंटरनल ऑडिटर से, IT पर्सनल से, सेल या मार्केटिंग वालों से, एम्प्लॉय से, लीगल काउंसिल से। सेकंड आपके पास है एनालिटिकल प्रोसीजर, लिखो SA 520 लिखा हुआ है, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर हमने बहुत बार कर लिया है, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस चेक करना, रेशियोज चेक करना। दो चीजों के बारे में आप चेक करते हो, फाइनेंशियल डेटा के बारे में या फिर नॉन फाइनेंशियल डेटा के बारे में। फाइनेंशियल डेटा यानी कि GP रेशियो। अब ये मत कहना GP रेशियो फाइनेंशियल कैसे है, जब फिगर्स आ गई तो वो फाइनेंशियल हो गई। तो सर हमें बताओ नॉन फाइनेंशियल डेटा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या लॉ एंड रेगुलेशन, तो इनके बारे में पूछताछ करना। जब आप पिछले सारा डेटा चेक करोगे या फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल डेटा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वगैरह देखोगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी में रिस्क कम है या ज्यादा है। और तीसरा आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता था, स्कैनिंग करना, प्रोसेस को चेक करना। ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन मे सपोर्ट द इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर एंड मे ऑल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल एंड एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल एंटिटी के ऑपरेशंस के बारे में। एंटिटी के ऑपरेशन मतलब वही मैगी वाले प्लांट में, मतलब प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, वो आप पूछ के भी नहीं कर सकते, वो आप इंस्पेक्शन करके पेपर से भी नहीं देख सकते। आपको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, मशीन चलते हुए देखनी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं एंटिटीज ऑपरेशन, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस। तभी तो आपको पता चलेगा कि मैगी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है कि नहीं है। कहीं ना कहीं आपको प्रोसेस में देखना पड़ेगा। वाटर यूज कर रहे हैं तो सही वाटर यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फैक्ट्रीज में अगर आप जाओगे, फैक्ट्रीज के लिए दो तीन चीजें जरूरी होती हैं। फैक्ट्रीज के ऑफिस के लिए भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाना जरूरी होता है, चाहे छोटा ऑफिस है चाहे बड़ा। फायर एग्जिट आपको रखना बड़ा जरूरी है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी फायर एग्जिट कहाँ पे होगी। अगर हमारे इस साइड ऑफिस में समझ लो सारी नॉर्मल विंडोज हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी ऑडिटर्स आते हैं। सीए फाइनल में पढ़ोगे एनर्जी ऑडिटर्स, वो कहेंगे ये विंडो नहीं चलेगी, इस विंडो को तोड़वाओ और इस विंडो को ना आप कुछ इस हिसाब से करो कि कल को थोड़ा सा भी धक्का मारना पड़े फायर इमरजेंसी के केस में वो जल्दी से निकल सके और बाहर निकल जाए। तो इसको एनर्जी ऑडिट बोलते हैं। तो ये चीजें आप ऑब्जर्व करके तो पता चलेगा। अब मैं बोल दूं कि मैंने फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाया हुआ है, फायर विंडो भी है पड़ी, इमरजेंसी विंडोज भी है, देखना तो पड़ेगा ना। यही तो आपके रिस्क को असेस करेंगे। चले आगे, क्या टॉपिक था ये आपका? टॉपिक आपका था कंपोनेंट्स ऑफ, और कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क सेम प्रोसीजर होता है कि अलग अलग होते हैं? कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क में क्या क्या आते हैं? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। कंपोनेंट ऑफ रैप में इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर, इसका स्टैंडर्ड 520, और तीसरा ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रोसेस की, हाँ स्कैनिंग। ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रोसेस की या स्कैनिंग करना, इंस्पेक्शन यानी कि डॉक्यूमेंट्स की। नेक्स्ट आपके पास है रिक्वायरमेंट ऑफ, ये फोर्थ टॉपिक हो गया, देखना फोर्थ।
रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इन्वायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। कह रहे हैं 2 दिन हो गए यही चीज ही बोली जा रहे हो, रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ किन 3 चीजों की। मतलब हम बोर हो गए, आप लोग नहीं बोर हो रहे है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ किस किस 3 चीजों की, एंटिटी, इन्वायरमेंट और उसके इंटरनल कंट्रोल की। अब जाके भाई साहब ने बात बोली कि करें कैसे। कह रहे हैं सबसे पहले ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग, कंपनी की रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, अच्छा नेचर ऑफ एंटिटी, ऑपरेशन, एंटिटी सिलेक्शन। सर ये पहले भी आ चुका है। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, गुड वन। याद है आपको कहाँ पे आया था ये? चैप्टर नंबर 2 में देखो, चैप्टर नंबर 2 में था। यस यस, गुड गुड गुड, वही वाला। मैं इसको ढूंढ के देखता हूँ, आप लोग भी ढूंढने में हेल्प करो। डिस्क्रिप्शन गुड वन। चैप्टर 2 का पेज नंबर 2 पे ही देख लेना। 41 पेज नंबर। हाँ तो इसके साइड, हाँ तो इसके साइड पे लिखो ऑल्सो इन पेज नंबर, ऑल्सो इन पेज नंबर कौन सा बोला है? 41। 38 है वो ओवरऑल प्लान है, ये ऑडिट प्लान है। ओवरऑल प्लान वाले में तो वो 15 पॉइंट आ रहे थे अगर आपको याद हो। 38 ये डिस्क्रिप्शन वाले में कौन सा 38? कोई बात नहीं, चैप्टर नंबर 2 में। और बड़े अच्छे से किया था अगर आपको याद हो। और ये वाला एक बार नहीं आया था, 2 बार आया था, ये तीसरी बार आ रहा है सेम टॉपिक। तो क्या क्या है देखो, ये वाला अगर आपको क्वेश्चन ये फॉर्म में आता है ना, देखो एक को क्वेश्चन तो उस फॉर्म में था, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में आपने ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं 1 to 5। वो तो फिर भी मैं कहूंगा एक बार के लिए मुश्किल है कि क्वेश्चन का पहला पॉइंट याद करना। यहाँ पे तो दिया हुआ है रिक्वायरमेंट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इन्वायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो यहाँ से आपको कैसे, देखो बड़ी देर से बात हो रही है कि कंपनी में जाओ, 3 चीजों की अंडरस्टैंडिंग लो। अंडरस्टैंडिंग लें कैसे? ऐसे, पहला देखो कि इंडस्ट्री कौन सी है, वो रेलिवेंट इंडस्ट्री, उसके ऊपर कौन से रेगुलेटरी बॉडीज लगते हैं, कंपनीज एक्ट लग रहा है, कौन सा एक्ट लग रहा है, या कुछ अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। दूसरा फिर वो देख रहे हैं कंपनी की नेचर, कंपनी के ऑपरेशंस क्या है, मतलब कंपनी क्या का काम करती है, उसके ओनरशिप या गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप की कंपनी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, शेयर, डिवेंचर में, प्लांट मशीनरी में, और एंटिटी स्ट्रक्चर्ड कैसे है, हाउ इट इज फाइनेंस्ड, शेयर कैपिटल इशू किए हुए या डिवेंचर इशू किए हुए हैं, अपना इक्विटी ज्यादा है इनके पास या डेट ज्यादा है। तीसरा आपके पास है कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, कंपनी लिफो मेथड फॉलो कर रही है प्रोडक्शन अगर एंटिटी है, या फीफो मेथड फॉलो कर रही है, या फिर अगर कुछ चेंज किया है तो उसके रीजंस क्या हैं। मतलब यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं, कंपनी के बारे में पहचान रहे हैं कि कंपनी क्या क्या करती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। उसके बाद कंपनी के ऑब्जेक्टिव या कंपनी की स्ट्रेटेजीज क्या है, और मैनेज और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है कंपनी की। इसकी क्या हमने कोई मेमोरी टेक्निक भी लिखी थी? इसकी नहीं थी मेमोरी टेक्निक, है ना। चलो अब तो 3 बार हो गया, अब तो वैसे ही याद हो गया। अंडरस्टैंडिंग करनी है आपने, मतलब मैं नेस्ले कंपनी में जा रहा हूँ, मेरे को नेस्ले कंपनी के बारे में पहले तो पता करना है, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता है। तो पहले मैं देखूंगा उसकी रेलिवेंट इंडस्ट्री क्या है, यानी कि वो फूड इंडस्ट्री में आता है, उसके लॉ रेगुलेशन क्या होंगे, कुछ फूड एक्ट लग रहे होंगे, अगर कंपनीज में इनकॉर्पोरेट है तो कंपनीज एक्ट लग रहा होगा। दूसरे में था नेचर ऑफ एंटिटी, कंपनी के ऑपरेशंस क्या है, कंपनी का ओनरशिप या गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कहाँ कर रखी है, और फाइनेंस, हाउ इट इज फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद तक कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, और अगर कोई चेंजेस है तो वो उसके रीजन क्या है। उसके बाद कंपनी के खुद के ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटेजीज क्या है, कि मेरे को मतलब ऐसी मैगी पैदा करनी है जो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और मेरे को ऐसा लेवल अचीव करना है। तो अगर ऐसा लेवल अचीव करना है तो आप उसको अनअचीव कर दोगे, ठीक है। तो और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। नेक्स्ट आपके पास है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सर्कल करो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कह रहे हमने मैगी के ना दफ्तर में एक बार जाके आ गए थे, मैगी वाले ने तो क्या, हम तो आप पानी की बात कर रहे थे, आपने अपने बॉस को आके बोला, कहते वो तो फिल्टर पानी यूज कर रहे हैं, और वो भी ट्रिपल फिल्टर, मतलब उन्होंने फिल्टर भी लगाया हुआ है, उसके बाद आरओ भी लगा हुआ है, उसके बाद एक और फिल्टर भी लगा हुआ है, इतनी अच्छी मैगी बना रहे हैं अगले। तो जो चेक करने गया था कहता मैं तो खुद ही 10 पैकेट उठा के आ गया बॉस के लिए, लो 5 आपके 5 मेरे। एक हफ्ते के बॉस ने खाए 5 पैकेट, और बॉस का पेट खराब, बॉस अगले 10 दिन के बाद फिर गया,
उसको पता लगा वो पानी कहाँ से आ रहा था, नाला सुपारा से। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि आपने पहले दिन अगर ऑडिट कर ली, जरूरी नहीं कि आपका काम खत्म हो गया, आपका सिलेबस खत्म हो जाता है जब पास हो जाते हो। नहीं सर, उसके बाद हमें रिवाइज करना पड़ता है, हमें टेस्ट देने पड़ते हैं, फिर लास्ट में थोड़े नोट्स से बना के उसको क्विक रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके नीचे पिंक अक्षर में दिखता है PASS एंड दैट्स फीलिंग ऑसम। फिर आपको डिग्री मिलती है, फिर आप फोटोज डालने जैसे मैंने डाली थी। तो मतलब कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ है आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा कि वन टाइम रहेगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, सर ये 3 शब्द मत बोलो, हमें बड़ा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। इज अ कॉन्टिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस, यानी कि चलते रहने वाला, ऑफ गैदरिंग एंड एनालिसिस द इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑडिट, यानी कि जब तक ऑडिट कर रहे हो चलता रहेगा ये चीज। दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प द ऑडिटर टू प्लान द ऑडिट एंड एक्सरसाइजेस प्रोफेशनल जजमेंट। तो दूसरा वर्ड है आपके पास, प्लान कर पाते हो और प्रोफेशनल जजमेंट आप यूज कर पाते हो। तो पहले भी इन्होंने बोला क्या है, ये डायनामिक रहेगा, ठीक है, और थ्रू आउट द ऑडिट रहेगा। इससे आप ऑडिट की प्लानिंग अच्छी कर सकते हो और जजमेंट यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं, असेसिंग द रो मोमेंट एफएस, एग्जामिन द मटेरियलिटी, appropriateness of accounting policies, identified those areas। ये इन्होंने एग्जांपल दिए हों कि क्या क्या आपने आइडेंटिफाई करने हैं। पहले इन्होंने बोला रोमम को असेस कर लेना, भाई वही तो टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट में वो बोल रहे हैं रोमम को, रिस्क को असेस कर लेना। दूसरे में कह रहे हैं मटेरियलिटी को भी डिटरमाइन कर लेना, मटेरियलिटी 320 के अकॉर्डिंग कि कौन सी आइटम मटेरियल है। तीसरे में अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है वो देख लेना। चौथे में उन एरिया पे ज्यादा ध्यान देना जैसे कि रिलेटेड पार्टीज, जैसे कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। इस हिसाब से आप रैप लगा लेना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नंबर कौन सा हो गया, 6। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप इसको। 5वां इंपॉर्टेंट नहीं था, 4th इंपॉर्टेंट था। 4th तो आप ये लगा के चलो ट्रिपल स्टार। 6th में कह रहे हैं रिस्क, कौन से ऐसे रिस्क हैं दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। मतलब इसको लिखो, कौन कौन से रिस्क पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कौन कौन से रिस्क पे, 6th पॉइंट के साइड पे लिखो, कौन कौन से रिस्क पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मेरे को बताओ, संडे में वीकनेस है, ये कौन सा टॉपिक था? सर आप उल्टा मत पूछा करो, सीधा पूछा करो। पर क्या करें, उल्टे ही पैदा हुए थे ना। कल हुआ था फ्रॉड। बताओ बताओ बताओ, संडे में वीकनेस है। फैक्टर्स की वजह से रिस्क ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। नहीं, फैक्टर्स नहीं था, किन चीजों में रिस्क ज्यादा होता है? सर्कमस्टांसेस थे या इवेंट्स थे या सिचुएशंस थी विच में इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड। फिर ये टॉपिक है रिस्क दैट में रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन। देखो कहीं ना कहीं आपको ये डेंजर में तो डाल ही सकते हैं, ठीक है, तो आप इसके साइड पे भी लिख देना सिमिलर टॉपिक पेज नंबर दैट, कहीं मिक्स ना हो जाए ना, ये संडे में वीकनेस वाला नहीं है, ठीक है। इसको सिमिलर टॉपिक को लिख देना, पेज नंबर कौन सा है, 107। तो उस टॉपिक का नेम था कौन सी सिचुएशन है विच में इंक्रीज द रिस्क, वहां पे सिचुएशन थी। देखा जाए टॉपिक है ये भी वही का वही, कौन से रिस्क ऐसे हैं जहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन देने। तो कह रहे हैं इन एक्सरसाइजिंग द जजमेंट एज टू विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क, कौन से रिस्क ज्यादा खतरनाक हैं, ऑडिटर शैल कंसीडर द फॉलोइंग। तो ऑडिटर देखेगा कैसे कि कौन कौन से रिस्क खतरनाक हैं। पहला देखेगा क्या वो रिस्क फ्रॉड वाला है, क्योंकि अगर एरर वाला हुआ, देखो एरर गलती तो है पर कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। हम कहेंगे अच्छी तरह से गलती हुई, उसको बता देंगे और ठीक हो जाएगा। जो फ्रॉड वाले रिस्क है उसके ऊपर वो सिग्निफिकेंट रिस्क है और स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी वाली हुई। तीसरा है वही ट्रांजेक्शन अगर रिलेटेड पार्टी वाली हुई। फोर्थ में वेयर द रिस्क इज रिलेटेड टू रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और अदर डेवलपमेंट, कह रहे हैं करंट बेस को लेके अगर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अब जैसे अगर आप देखोगे अमेरिका और ईरान में वर्ल्ड वॉर 3
कि र्यूमर्स अब फैलने वाली है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 की र्यूमर्स कहीं ना कहीं जुबान पे तो आ ही चुके हैं। इस केस में होता क्या है, इस केस में ईरान या इराक से हमारे पास क्या आता है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल, ये वो चीजें। तो क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं अगर आपका महंगा हो गया, अब आप रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, रिलायंस अगर इंपोर्ट करता है वो सारा क्रूड ऑयल, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो गए ना, ये वो इवेंट हो गया, तो वो जो रिस्क है ऑडिटर थोड़ा ज्यादा ध्यान देगा। पांचवे में है अगर अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हो रही हैं। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन मतलब कि अर्थक्वेक आ गया, फायर हो गई, अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है, या आपका हर बार तो इनकम टैक्स बनता था, इस बार रिफंड आ गया, ऐसे कैसे भाई। या फिर डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता था, मोर देन 2 व्यूज आर पॉसिबल, ठीक है, मोर देन 2 आंसर्स आर देयर। तो अगर ऐसे वाली चीजें हैं जहाँ पे सब्जेक्टिविटी है, तो वहां पे भी आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कौन कौन से पॉइंट निकल के आए हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहला अगर तो आपको देखना है फ्रॉड के लिए है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, कॉम्प्लेक्सिटी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, रीसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड अदर डेवलपमेंट्स हैं, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हो रही है, या डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। सब्जेक्टिविटी मतलब कि जजमेंट्स या अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है, जजमेंट्स इन्वॉल्व है। टॉपिक क्या है ये, रिस्क वेयर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इज नीडेड। पहला अगर फ्रॉड है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस है, रिलेटेड पार्टीज है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हैं और सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। अच्छा, वो टॉपिक क्या था, संडे में वीकनेस है, सिचुएशंस व्हिच में इंक्रीज द रिस्क, तो वहां था संडे में वीकनेस है, प्रॉब्लम इन ऑब्टेनिंग द SAE। फिर U से अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, अनयूजुअल प्रेशर, N से नॉन कंप्लायंस विद कंट्रोल प्रोसीजर, D से डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट, A से अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड थर्ड पार्टी से डिफरेंस है, Y खाली और वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। रिस्क फॉर विच SP मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड द SAE। दोनों ही नहीं दे सकते, ना रैप आपको सारे SAE प्रोवाइड कर सकता है, ना फैप, दोनों को आपको कंबाइंड असेसमेंट लेके ही चलना पड़ेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ सम रिस्क ऑडिटर में जज दैट इट इज नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकेबल टू ऑब्टेन द SAE ओनली फ्रॉम सब्सटेंटिव। पिछले वाले टॉपिक में ये आया था कि रैप से सिर्फ नहीं मिल सकते, यहाँ पे कह रहे हैं सैप से भी नहीं मिल सकते, ठीक है। सच रिस्क मे रिलेट टू इनएक्यूरेट और incomplete recording या significant class of transaction या account balance. In such cases, entities control over such risk are relevant to audit and the auditor shall obtain an understanding. Wow. चलें जी आगे। उसमें था रैप अकेला नहीं लगा सकते, आपको सब्सटेंटिव भी लगाना पड़ेगा। कह रहे हैं सब्सटेंटिव अकेला नहीं लगा सकते, तो अब आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेना। क्रक्स क्या निकल के आएगा, इसका क्रक्स लिखो, apply rap and fap both, apply rap and fap both। एट्थ में रिवीजन। रिवीजन तो आपके हर टॉपिक में रहती है ना, एक बार सिलेबस हो गया तो आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, करेंगे रिवीजन मतलब अमेंडमेंट आ गई, ये थोड़ी कहोगे मैंने 1 साल पहले ही GST कर लिया है, भाई कोई मतलब नहीं बनता जब तक आप रिवाइज ना करो एज पर सिचुएशन। कह रहे हैं अगर आपको एडिशनल ऑडिट एविडेंस मिल जाते हैं तो आप अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को, सब्सटेंटिव प्रोसीजर को क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना एंड मॉडिफाई करना। भाई दोनों चीजें आएंगी, पहले में बोला है रैप को मॉडिफाई कर लेना, दूसरे में बोला मॉडिफाई द फैप। फैप यानी कि भाई सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो ऑब्वियस है जब आपको एडिशनल एविडेंस मिलेंगे तो किस किस को रिवाइज कर लोगे, रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट बोथ, रैप को भी फैप को भी। अगला टॉपिक में सिर्फ एक ही वर्ड है मेन, ये वाला डिफरेंट, CIS। CIS की फुल फॉर्म मत पूछ लेना यार प्लीज मेरे से। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं आपके, ठीक है, कंप्यूटर। सिंपल सी अगर मैं बात करूं, एरियाज टू बी एग्जामिन्ड फॉर डेफिशिएंसीज एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन CIS एनवायरनमेंट, यानी कि आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स में रिस्क है, लिखो इसको, दैट इज कंप्यूटर प्रोग्राम्स में रिस्क है, रिस्क
इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तब आपको क्या क्या चीज देखनी पड़ेगी। देखो आप लोग टैली चला रहे थे, कंपनी में गए, आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस निकाला। ट्रायल बैलेंस का एक ही पेज था, आपस में मैच कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि जो क्रेडिट साइड है वो इतना हैवी है, डेबिट साइड में उतना तो है ही नहीं, कि आपस में मैच कैसे कर रहे हैं। सस्पेंस अकाउंट भी नहीं डाला हुआ, अदरवाइज तो हम सस्पेंस डाल के बराबर कर देते हैं ना। फिर आपने थोड़े दिन बाद फिर निकाला, फिर आपने एक लेजर का बैलेंस निकाला, आपने मतलब क्या देखा, नोट किया कि इनका ना क्रेडिट साइड में ना बैलेंस हमेशा ज्यादा ही आता है। तो कहीं ना कहीं आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग गलत है ना, तो अब आपको वो चीज चेक करनी है। यानी कि अब आपको टेक्निकल वो पॉइंट्स नहीं चेक करने, आपके फाइनेंशियल डेटा वगैरह, आपके कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग, उनके डेटा कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर गलत है। तो अब आपको क्या एरियाज आपको एग्जामिन करने पड़ेंगे। सबसे पहले देखो प्रोग्राम डेवलपमेंट कैसे हुआ था, कौन उसको मेंटेन करते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस। सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर वो यूज करते होते हैं। ऑपरेशंस इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डेटा प्रोसेस होता कैसे है। अगर डेटा प्रोसेस ठीक होता हो तो हमेशा थोड़ी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आता। फिजिकल सीआईएस सिक्योरिटी, उस रूम में जहां पे ये प्रोग्रामिंग होती है, जिसको आप क्या कौन सा रूम बोलते हो, वो होता है ना कंट्रोल रूम। तो आपके कंट्रोल रूम में तो कोई नहीं घुस रहा, और ऊपर से है कंट्रोल ओवर द एक्सेस, यानी कि कौन कौन देख सकता है। टू स्पेशलाइज्ड सीआईएस यूटिलिटी प्रोग्राम, तो असेस हम तो नहीं कर सकते ना। मेरे पापा इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर होल्डर हैं, हमारे पास ह्यूज 10-15 हजार के शेयर्स हैं, ह्यूज। और हर साल हमें पिछले 5 सालों से 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए का डिविडेंड आता है हर साल, चेक। अब मेरे पापा क्या कहेंगे, इंडियन ओवरसीज बैंक में जाके 32 के ब्रांच में, हटे यार मैं शेयर होल्डर हूँ, साइड कंप्यूटर चलाने दे। ऐसे तो नहीं होगा ना। एक्सेस तो किसी किसी को मिलता है, तो कंट्रोल ओवर द एक्सेस, ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्या क्या 5 पॉइंट है, बोलो एक बार। प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ऑपरेशन इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, फिजिकली सीआईएस सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर द एक्सेस, कंट्रोल ओवर द एक्सेस, टू स्पेशलाइज्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इसको आप लिखोगे रट्टा क्रैमिंग। क्योंकि यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग ये वो नहीं चलेंगे। फाइनली कुछ तो उन्होंने शब्द दिए जहाँ पे वो 3 चीजों को छोड़ के आ रहा था। क्या क्या 5 पॉइंट है। सबसे पहले ये वाला टॉपिक पहचान लोगे, कहाँ से, सीआईएस से पहचान लोगे। पहला प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ऑपरेशंस यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, फिजिकल सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर द एक्सेस टू सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स। कुछ भी देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। फाइनली आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर खत्म होने वाला है। ऑडिटर मे एक्सरसाइज हिज जजमेंट टू आइडेंटिफाई विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क, विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क। इसका पहला पॉइंट था, पहला था, ठीक है आप भी लिखो, मेरे को अकेले नहीं लिखना, पेपर आपके हैं। रिस्क ऑफ फ्रॉड, ठीक है। दूसरा मेरे पास था कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। तीसरा था आरपीटी, ये तो आप मुझे सुन सुन के बोल रहे हो, हिम्मत है तो फोर्थ बताओ। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, ठीक है। डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो मैंने एग्जांपल बताई थी तभी आपने बता दिया। हिम्मत है तो 5वां बताओ, और ये तो सेम था। हिम्मत है 6 बताओ, सब्जेक्टिविटी, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, और 6 क्या था, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी। 6 के 6 पॉइंट यहीं पे लिखो, यही कीवर्ड्स। ये तो आसान था तभी आप लोगों ने बता दिया। What procedure या consideration auditor will follow while understanding the entity or environment? बताओ अब, बस देखा, मैंने कहा था नहीं बता पाओगे। What procedure या consideration, हाँ जी, कंपोनेंट्स आएंगे इसमें, नहीं कंपोनेंट्स तो नहीं है, ये दिया तो हुआ है while understanding the entity its environment, तो वही वाला thrice पहला जिसमें था relevant industry। अच्छा टॉपिक का नेम देखो ना वहाँ पे क्या है, टॉपिक का नेम भी तो वही था, अंडरस्टैंडिंग द, वही 3 चीजें। तो यही तो बोला गया है कि क्या प्रोसीजर लगाओगे। मैंने आपको यही बोला था कि यहाँ पे आपके लिए आसान क्या है, इस चैप्टर में इन्होंने ही बोल दिया कि वाइल अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और इन्वायरमेंट। तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट थे, पहला क्या था, रेलिवेंट इंडस्ट्री। दूसरा था, लिखो लिखो साथ में लिखो,
बस नेचर ऑफ एंटिटी ये लिख लेना। अच्छा, थर्ड क्या था? अकाउंटिंग पॉलिसीज। गुड, अकाउंटिंग पॉलिसीज, फाइनेंस स्ट्रक्चर, वो तो हो गया ना नेचर ऑफ एंटिटी में। अच्छा, फोर्थ स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। पांचवा था रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मुझे पता है मेरी राइटिंग बहुत अच्छी आ रही है, तारीफ नहीं करनी किसी ने प्लीज। आप लोगों ने लिख लिए पांचों पॉइंट कीवर्ड्स? पक्की बात है, चेक कर लूं फिर? ठीक है। ਵਧਾਈਆਂ जी, ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वाला टॉपिक तो खत्म हुआ, ठीक है। अब हम सर रुको मत आगे, चलो चलो ठीक है। अब जैसे आपकी इच्छा। इंटरनल कंट्रोल ऐसे 315 सर कब पीछा छोड़ेगा? ऐसे 315 आप इसको ऐसे 315 मत सोचो, आप इसको चैप्टर सोचो। ये चैप्टर ही ऐसे 315 को लेके आए। 315 में दो ही तो चीजें थी, रिस्क असेसमेंट खत्म, तो एक पार्ट आपका खत्म हो गया। दूसरा कौन सा? इंटरनल कंट्रोल शुरू होने वाला है। मीनिंग एंड डेफिनेशन शुरू करते हैं हम। इसको लिखोगे लर्न, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। सर आप हमसे ना ऑडिटिंग की डेफिनेशन पूछो। मैंने कहा नहीं, आप बता नहीं पाओगे, पर आप कहाँ रुकने वाले हो? चलो बताओ फिर। ऑडिटिंग की डेफिनेशन चैप्टर 1 का पहला पॉइंट, पहले पेज पे सबसे ऊपर कहा था कि मत चैलेंज करो। गलत, ये तो ऑडिट एविडेंस की थी। यस, दिस इज द पॉइंट। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial information of an whether irrespective of it to express the opinion। सारी तो मैंने ही बताई, आपने क्या बताई? चलो सर आप हमसे कल असर्शन की पूछना। मैं कहा ठीक है, तो अपना याद करते हैं। embodied in the Financial statements provided by the management used by the auditor auditor to give it- potential potential statement statement that may occur। yes। चलो इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल ऐसे 315 का अगर मैं कहूँ ये सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। चैप्टर का नेम देखोगे अगर क्या था? रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट हो गया, इंटरनल कंट्रोल शुरू होने वाला है। मतलब आप सोच के देखो, हम तीन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे, एंटिटी, एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल। अब जाके ये बता रहे हैं इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। इंटरनल कंट्रोल की भी बंदों ने डेफिनेशन डाली हुई है। मतलब मैं सलाम देता हूँ ऑडिटिंग के ड्राफ्टर्स को जिन्होंने ये शब्द ढूंढे कि इंटरनल कंट्रोल क्या चीज है। मतलब इनका बस चले इंटरनल को भी ये डिफाइन कर दे, कंट्रोल को भी। उसके लिए जो इनको शब्दों की जरूरत पड़े ना, इनका मन करे ये उसको भी इलैबोरेट कर दे। मीनिंग एंड डेफिनेशन। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? द प्रोसेस डिजाइन, एक ऐसा प्रोसेस डिजाइन implemented and maintained by the TCWG management and सर्कल करोगे maintained by TCWG और मैनेजमेंट। तो याद रखना, यहाँ से आपका क्लियर हो रहा है पॉइंट। ये आपका ना ऐसे 210 में एग्रीइंग टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में आ रहा था एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। उसको चेक करने की ऑडिटर की। ऐसे ही इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तब भी पढ़ा था, मैनेजमेंट की। और उसको चेक करने की। तो आज यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि प्रोसेस डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय द TCWG मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन। तो ये सारे एंटिटी के, यानी कि ये कौन होता है? एक तरह से सारे हमारे ये क्लाइंट है। टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस ही तो आपको प्रोवाइड करते हैं, ना कि कंक्लूसिव, ना कि एब्सोल्यूट, ना कि कंक्लूसिव। अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। एक बार फिर से इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन एज पर एस 315, एज पर एस 315 द प्रोसेस डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड, प्रोसेस फिर से प्रोसेस डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय द TCWG मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस एंड टू अचीवमेंट द फॉलोइंग 4 ऑब्जेक्टिव्स। कौन से 4 ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर पाओ? पहला, क्या आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल है कि नहीं है? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, क्या कंपनी में जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो एफिशिएंट और इफेक्टिव हैं कि नहीं है? एसेट सेफगार्ड हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है आपके इंटरनल कंट्रोल लगाने से? और आप लो रेगुलेशन को कंप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? यानी कि इंटरनल कंट्रोल लगाने के ये 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं।
ठीक है, अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। तो आप इसको ये लिखोगे, इंटरनल कंट्रोल लगाने के ऑब्जेक्टिव्स। reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of compliance। ये जो 4 डॉट लिखे हुए हैं, पहले तो मुझे ये बताओ, पढ़ने के साथ साथ आपको समझ भी आ गए? सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट समझते हो ना, एसेट की सुरक्षा। चलो जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, दैट द ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड एज पर द मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। तो इंटरनल कंट्रोल मतलब आपने ये देखना है कि ये सारी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में कोई तो ऑथराइज्ड पर्सन होता है ना, कि उसके बिना ही करी जा रहे हो। कभी भी देख लेना, हर कंपनी में कैशियर अलग बैठा होता है, अकाउंटेंट अलग बैठा होता है। कैशियर का काम होता है पैसा देना देना, वो कैश बुक बनाता है। +1 में सीखा था, कैश बुक अलग होती है, P&L अकाउंट अलग बना रहे होते हैं, तो वो चीज है। तो मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन से अगर सारी ट्रांजैक्शन हो रही है तो यही आप चाहते हो, यानी कि तभी आपने इंटरनल कंट्रोल लगाया था। दूसरा, क्या सारी ट्रांजैक्शन करेक्ट अमाउंट में, एप्रोप्रिएट अकाउंट में और सेम अकाउंटिंग पीरियड में लगाई, मतलब जिस पीरियड से वो रिलेटेड होती थी। तीसरा, सेफगार्डिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस या यूज ऑफ डिस्पोजिशन, ठीक है। और रिकॉर्डेड एसेट को कंपेयर करो आप एग्जिस्टिंग एसेट से एट द रीजनेबल इंटरवल और एप्रोप्रिएट एक्शन लो अगर कोई डिफरेंस होता है। ये है आपके इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स। पेपर में आएंगे सर, अभी तो आपने ऊपर वो 4 लिखवा दिए, अगर आप देखोगे उसमें से 2 तो सेम ही है, 1-2 तो बिल्कुल सेम ही है, तो आप सभी को मिक्स करके लिख दोगे। इंटरनल कंट्रोल की अगर डेफिनेशन आती है तो प्रोसेस डिजाइन implemented maintained by the TCWG management and other personnel to provide the reasonable assurance to achieve the entity's objective, nature of reliability of financial, पहला reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets, compliance with rules and regulations। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव में पहला था मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन से सारी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। दूसरा है करेक्ट अमाउंट में, करेक्ट अकाउंट में, करेक्ट पीरियड में ट्रांजैक्शन करनी है। सर ये वैसा नहीं, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, वैसे ही तो होता था, करेक्ट अमाउंट इन करेक्ट अकाउंट, ये एरर ऑफ कमीशन होती थी। तीसरा सेफगार्डिंग, सेम से ऊपर वाला सेफगार्डिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स या एक्सेस। और उसके बाद है रिकॉर्डेड एसेट और एग्जिस्टिंग एसेट्स के ऊपर कोई डिफरेंस है तो एक्शन लो, ठीक है। थर्ड, बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या बेनिफिट्स आपके पास निकल के आ गए? कह रहे हैं पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट को आप जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हो, ठीक है। वो फैक्टर्स को जल्दी आइडेंटिफाई करते हो जिससे रोमम हो सकता है। और तीसरा एंटी ई ऑफ फैप, एंटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में यही तो लिखते हैं, एंटी ई ऑफ फैप। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के भी आप डिजाइन कर पाते हो, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। तो ये बेनिफिट्स है। क्या 3 बेनिफिट्स है? पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट ढूंढ लेते हो, दूसरा रोमम के फैक्टर्स ढूंढ लेते हो, तीसरा एंटी ऑफ फैप। पहला क्या था? मिसस्टेटमेंट ढूंढ लेते हो, फैक्टर ढूंढ लेते हो रोमम के, तीसरा एंटी ऑफ फैप। इसके बाद आपके पास है एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देख लो पहले पेज टर्न कर करके। पहले एक अच्छे वाला टॉपिक करवा दूं, छोटा सा है ना, छोटा सा। वही करवाना पड़ेगा क्योंकि वो उससे थोड़ा सा आपको अच्छा फील होएगा। ऑलरेडी वैसे हमारा इंटरनल कंट्रोल हो भी चुका है, आपको पता है इंटरनल ऑडिट आया था एक बार। इंटरनल ऑडिट आया था पहले एक बार टॉपिक,
फिर इंटरनल ऑडिट किसको करवाया था? चलो अभी अभी हमारे पास इंटरनल कंट्रोल के हुए कौन कौन से टॉपिक हैं? एक आपका हो गया मीनिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया और बेनिफिट्स हो गया, है ना। चलो थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं, इंटरनल ऑडिट पे आओ, छोटा सा टॉपिक है, थोड़ी फिगर्स आएंगी तो हम सीए वाले वैसे ही डेटा देख के ज़्यादा खुश होते हैं रेदर देन थ्योरी। तो इंटरनल ऑडिट पे आ जाओ एक बार। दो तरह की ऑडिट होती है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको पहले चैप्टर में डिफरेंस लिखवाया था, इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर में डिफरेंस लिखवाया था। ठीक है, जल्दी से सुनो, इंटरनल ऑडिटर स्टैट ऑडिटर में डिफरेंस क्या होता है? इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट। सर स्टैट मतलब व्हाट्सएप लैंग्वेज, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, स्टैट स्टैट बोलना है आपको। कैसे बोलना है? स्टैट ऑडिट। इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट। स्टैट मतलब स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मतलब लीगल, लीगल मतलब कंपलसरी, जो कानून ने बता दी बिल्कुल। जैसे कंपनीज एक्ट की मैं आपको एग्जांपल देता रहता हूँ। कंपनीज एक्ट ने बोला हर वो कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट करते हो आप, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, फॉरेन हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, अगर आपने कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई तो सीए इन प्रैक्टिस से आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो जब उन्होंने बोल ही दिया भाई ऑडिट करवानी पड़ेगी, तो दैट मीन स्टैट या इंटरनल स्टैट, तो दैट मीन स्टैट ऑडिटर कि जब कंपनीज एक्ट ने बता दिया। पॉइंट नंबर 2, जीएसटी का एक कानून आया था आज से 2 साल पहले इंडिया में, अब तो 2.5 साल हो गए, अच्छा है ना, 2017 में, तो 20 हो गया। तो वहां पे बोला कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर यानी कि सेल, किसी भी एंटिटी की सेल अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। यानी कि 2 करोड़ के बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट है ये। इनकम टैक्स वाले कहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा सेल हुई, मतलब इनकी कानूनों की आपस में भी नहीं बनती। टैक्स वाले कह रहे हैं 1 साल से 1 करोड़ टर्नओवर क्रॉस हो गई तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं ऑडिट करवाओ, जीएसटी वाले कह रहे हैं 2 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट करवाओ। भाई चल क्या रहे हैं, तो आपस में कंपैटिबिलिटी कर लो। चलो हमारा ये इशू नहीं है, हमारा ये इशू है स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब आपको कंपलसरी हो जाएगी, यानी कि कानून बोलेगा। इंटरनल ऑडिट होती है आपकी मर्जी, आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हो अपनी कंपनी में, आप डेटा को अच्छा मेंटेन करना चाहते हो, इसलिए आप इंटरनल ऑडिट करवाते हो। करेगा कौन? इंटरनल ऑडिट में सबसे अच्छी खासियत ये है 10वीं पास बच्चा भी कर सकता है। नहीं, वो दूसरी होती थी वॉलंटरी ऑडिट, ये इंटरनल ऑडिट है, ये अलग चीज है। इंटरनल ऑडिट जो है आप किसी से भी करवा सकते हो। एक होता था हमारे फर्स्ट चैप्टर में वॉलंटरी ऑडिट, वॉलंटरी ऑडिट मैंने बोला था कि करेगा सीए ही, लेकिन यहाँ पे इंटरनल ऑडिट में ये बोला गया, अगर देखूंगा मैं आपको सबसे लास्ट में 3rd पॉइंट देखो, हु कैन बी द इंटरनल ऑडिटर, ईदर बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोस्ट अकाउंटेंट। तो इन्होंने बोल दिया और सच अदर प्रोफेशनल। चार्टर्ड अकाउंटेंट को डालो नंबर 1, कोस्ट अकाउंटेंट पता कौन होते हैं? सीएम में। नंबर 2, सच अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड, बस बात ही खत्म। तीसरा, तो 1, 2 एंड 3। उसका रीजन ये है क्योंकि इंटरनल ऑडिट आप अपने इंटरनल फंक्शंस के लिए करवाना चाहते हो, ट्रांसपेरेंसी के लिए चाहते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे बने तो चाहते हो। लेकिन सर ये लेकिन मतलब हाउएवर मतलब कि कुछ इंटरनल ऑडिट ऐसी भी आएंगी जब आपको कानून बताएगा, तो यानी वो तो फिर कंपलसरी स्टैट हो जाएगी, वो स्टैट का रूप धारण कर लेगी, आप ऐसे कह सकते हो। इंटरनल ऑडिट वैसे स्टैट्यूटरी नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है हम आपको कुछ कंडीशन बता रहे हैं, वो कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो गई, यानी कि आपने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया, तब आपको इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ जाएगी। उस सिनेरियो में इंटरनल ऑडिट स्टैट ऑडिट का रूप धारण कर लेगी। जैसे कि सेक्शन 138 बताता है, सर हमें सेक्शन याद नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई? करना पड़ेगा, याद करो। पहला तो सेक्शन आया पूरे ऑडिट में, अभी तक तो सारे स्टैंडर्ड्स ही आ रहे थे। सेक्शन 138 कंपनीज एक्ट का बताता है फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज, यानी ये सिर्फ कंपनीज के ऊपर लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर, सोसाइटीज, ट्रस्ट की बातें नहीं हो रही, कंपनीज की। कह रहे हैं हर लिस्टेड कंपनी, ये तो मतलब दुनिया में ही क्यों आई थी लिस्टेड कंपनी? जो ज्ञान लगाना है लिस्टेड कंपनी के ऊपर तो हमेशा लग रहा होता है, बड़ी कंपनी है ना, लोगों का पैसा इन्वॉल्व है तो होना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हर लिस्टेड कंपनी को स्टैट ऑडिट तो करवानी ही करवानी है, प्लस इंटरनल भी करवानी है। हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, ऑब्वियस है लिस्टेड तो ऊपर कवर हो गई, अनलिस्टेड 25, 50, 100, 200, अगर उसकी डिपॉजिट्स का मतलब होता है लोगों का पैसा आप लोगों ने अपने पास रखा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, एफडी का मतलब क्या होता है?
अरे फुल फॉर्म नहीं पूछी। लोगों का पैसा तो बैंक एक टाइम लोगों का पैसा बैंक में जमा है, बैंक ने एक्सेप्ट कर रखा है ना, उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। कहते हैं मतलब एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। और ये जो डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे कंपनी एक तरह से एफडी जब जमा करवाती है। सर कंपनी में भी आप एफडी जमा करवा सकते हैं, बिल्कुल कंपनी में भी आप एफडी करवा सकते हैं, लेकिन उन कंपनी के पास वो पावर्स होनी चाहिए जो भी है रूल्स। तो अगर वो कंपनी के डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा हुए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इसकी इंटरप्रिटेशन समझ गए? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास दिसंबर तक जो थे, मेरे पास दिसंबर तक जो थे 20 करोड़ के डिपॉजिट थे, मैंने जनवरी में 10 करोड़ के और ले लिए, तो टोटल कितने हो गए? 30। दिसंबर तक मेरे पास कितने थे? 20 करोड़। जैन में मेरे पास हो गए 10 करोड़। फेब में मैंने 15 करोड़ पे रिफंड कर दिया, यानी कि रीपे कर दिए। अब मेरे पास मार्च में कितने बच गए? 15। तो अब मेरे को इंटरनल ऑडिट करवानी है कि नहीं? करवानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बोला एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 25 करोड़ से क्रॉस हो गए। दूसरी एग्जांपल सुनो, सेकंड एग्जांपल, मेरे पास दिसंबर में 30 करोड़ के डिपॉजिट थे, जैन में मैंने फुली रीपे कर दिए, मार्च में बैलेंस आया 0, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 25 करोड़ क्रॉस हो गया। समझ जाओगे ये चीज? दूसरे में अगर आपकी शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हुई, ये दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। नहीं, यहाँ पे और वर्ड लिखना ना रह गया। और तीसरा, अगर आपके लोन या बोरोइंग चाहे बैंक से चाहे किसी से भी 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो गई, ये भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी क्या मिड ऑफ द ईयर में रिफंड कर दो। कंपनीज एक्ट वाले कहते हैं डजंट मैटर। और चौथे में अगर आपकी टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो गई, तो अगर आपकी इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन भी क्रॉस हो गई ना, तब भी आपको इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ जाएगी। इसकी एग्जांपल लिखी हुई है कोई नीचे? नहीं। चलो ठीक है जी, ये समझ में आ गया। ये पब्लिक कंपनी के बारे में था। 25, 50, 100, 200। 25 में क्या था? डिपॉजिट। 50 में शेयर कैपिटल। 100 में लोन या बोरिंग। 200 में टर्नओवर। 25, 50, 100, 200। आप आईसीआई की बुक्स देखोगे वहां पे 25, 200, 100, 50 ऐसे लिखा हुआ है। मैंने उसको अरेंज कर दिया याद करने के लिए। 25, 50, 100, 200। सिर्फ तो डबल हो रहे हैं। 25, 50, 100, 200। वाह। 25 में डिपॉजिट, 50 में शेयर कैपिटल, 100 में लोन, 200 में टर्नओवर। एक चीज याद रखना, सबसे बड़ी होती है सेल, सबसे बड़ी होती है टर्नओवर, उसी के अंदर में से तो प्रॉफिट बचता है या कुछ भी है। आगे है आपके पास 100 और 200 वाली लिमिट प्राइवेट कंपनी की। 100, 200 की लिमिट सेम है, इसको लिख दो, पॉइंट्स तो सेम है। 100 में मेरे पास क्या था? शेयर कैपिटल, गलत, लोन बोरोइंग थे, और 200 में टर्नओवर। तो यानी कि प्राइवेट कंपनी में डिपॉजिट तो देखना ही नहीं है, प्राइवेट कंपनी में शेयर कैपिटल भी नहीं देखनी। देखना क्या है? 100, 200। 100 में क्या होता है? लोन, 200 में टर्नओवर। लिस्टेड कंपनी को हमेशा, पब्लिक कंपनी को 50, 25, 50, 100, 200। अच्छा, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखवाता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 लिखो। एग्जांपल नंबर 1, Reliance Limited. Reliance Limited has share capital of 24 crore and turnover 190 crore and डिपॉजिट्स हैं आपके 49 करोड़। बताओ वेदर इंटरनल ऑडिट इज कंपल्सरी? ऐसे खेला जाता है बच्चों के माइंड के साथ, क्योंकि फिगर्स देखो आपके पास क्या लिख के आ गई। मैंने जान के 49 करोड़ डाल दिया, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं माइंड पता कहाँ कैच करता है? 50 करोड़ यानी शेयर कैपिटल ना, तो 50 करोड़ से तो कम है, तो इंटरनल ऑडिट इज कंपल्सरी। रीजन इसका क्या लिखोगे? बिकॉज डिपॉजिट इज मोर देन 25 करोड़। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मैसर्स
ABC Private Limited has share capital of 51 CR and loan of 95 CR. Yes. No. Share capital. इंटरनल ऑडिट बताओ मुझे. No. Yes. यस क्यों? शेयर कैपिटल 50 से ज्यादा Private limited है. प्राइवेट लिमिटेड भी तो देखना पड़ेगा बेटा. प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ 2 कंडीशंस थी. समझ में आया एग्जामिनर कैसे खेलेगा आप लोगों के साथ. इंटरनल ऑडिट जरूरी है? नहीं. बिकॉज लिखो आंसर. शेयर कैपिटल डज नॉट एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिकॉज शेयर कैपिटल डज नॉट एप्लीकेबल ऑन. राघव नहीं आया समझ? नहीं आ गया. शेयर कैपिटल डज नॉट एप्लीकेबल ऑन private companies and loan is less than 100 CR. So internal audit is not compulsory. Question number 3. हाँ जी. अच्छा जगह नहीं है. जगह नहीं है. ऊपर नीचे कहीं एडजस्ट करो. इतनी तो जगह है मेरे को. चैप्टर जब लास्ट में खत्म हो रहा होगा तब देखो थोड़ी बहुत जगह होगी कि नहीं है. ये जगह कोई नहीं सर है थोड़ी सी. ये हुई ना सीए वाली बात. ऐसे किया करो. क्वेश्चन नंबर 3. रिलायंस पी लिमिटेड. ये समझ जाओगी. पी लिमिटेड क्या होता है? प्राइवेट. प्राइवेट लिमिटेड. रिलायंस पी लिमिटेड हैज लोन ऑफ रुपीज 50 CR फ्रॉम HDFC बैंक and 51 CR from a private NBFC. From a private NBFC. And in Feb they repaid 2 CR loan to NBFC. Whether IA internal audit applicable? एप्लीकेबल है कि नहीं है? प्राइवेट एनबीएफसी काउंट करेंगे? No. नहीं नहीं एट एनी पॉइंट ऑफ Public टाइम. institution is not government से कुछ. यहाँ पे आपके पास है लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं. तो यानी कि मेरे को एक तो देखो मैंने थोड़ी सी ड्राफ्टिंग अपनी तरफ से गलत क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए. फ्रॉम प्राइवेट एनबीएफसी ऐसा कोई शब्द कभी पेपरों में नहीं दिखेगा. पेपरों में चीजें मुश्किल आती है, गलत नहीं आएंगी. तो ये तो मैंने डेटा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा फ्रॉम प्राइवेट एनबीएफसी. आप लोग मुझे काउंटर अटैक कहाँ पे कर सकते थे? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ना. लेकिन मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या दिया है? प्राइवेट. अगर आप उस पॉइंट को कंसीडर करें फिर तो नहीं करवानी चाहिए. लेकिन अगर मैं कहूं कि पेपर में कभी भी ऐसा नहीं आएगा एनबीएफसी प्राइवेट, तो अब ये मान के चलो कि ये एनबीएफसी है, तो यानी कि 101 CR हो गया ना, तब इंटरनल ऑडिट लग जाएगी. इंटरनल ऑडिट लग जाएगी बिकॉज 101 CR ड्यूरिंग द ईयर. तो यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखा है तो उसमें आप एक एजम्पशन लेके चलना, यानी कि प्राइवेट एनबीएफसी वो वर्ड इग्नोर करना. जो मेरी भी इंटेंशन थी एनबीएफसी लिखवाने की थी, तो चाहो तो आप अपना वो प्राइवेट वर्ड कट भी कर देना ताकि कल को कंफ्यूजन ना हो आपको. ऐसे क्वेश्चंस आए तो कितना मजा आएगा है ना. तब लगता है अच्छा इंटरनल ऑडिट, मतलब ऑडिट के चैप्टर में भी फिगर्स आती हैं. अब अपन इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं. इंटरनल कंट्रोल की पढ़ ली थी. इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन क्या थी? प्रोसेस डिजाइन मेंटेन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट ECWG अदर पर्सनल टू प्रोवाइड और टू अचीव द एंटिटीज 4 ऑब्जेक्टिव्स. पहला रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस. और चौथा उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ कंप्लायंस ऑफ. अब ये इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन है, इंटरनल कंट्रोल की नहीं.
इंटरनल ऑडिट में भी इन्होंने वही बोला, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन। आगे चीज मैनेजमेंट फंक्शन है, इसलिए पहला आप कंपलसरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ये बात कर रहे होते इंटरनल ऑडिट की, ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजमेंट चाहती है हम करवाना चाहते हैं, क्योंकि स्टैट ऑडिटर आता है जुलाई में, लड़ता ही बहुत है, बहुत ही डांटता है, इसलिए आप पहले ही काम थोड़ा पक्का करके चलते हो। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व कॉन्टिन्यूस एंड क्रिटिकल अप्रेजल, डांट यहाँ पे भी पड़ेगी, फिर भी चलो ठीक है अपना ही बनता है। विद अ व्यू टू सुजेस्ट द इम्प्रूवमेंट, स्ट्रेंथन द ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म एंड इंक्लूडिंग द एंटिटीज रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखा जाए तो समझने वाइज कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, याद करने वाइज आ जाएगी। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व अ continuous and critical appraisal of functioning with a view to suggest the improvement and strengthen the overall governance mechanism and including the risk management and internal control system। सर ये याद कैसे होगी? मुझे पता है आप कल घर से याद करके आओगे बड़े अच्छे से। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ ऐसे ऐसे कल घर से याद करके आओगे। चलो ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मुझे बताओ, दो सिमिलर टॉपिक आए थे, एक था इवेंट और कंडीशन विच में इंक्रीज द रिस्क ड्यू टू फ्रॉड और एरर, उसकी मेमोरी टेक्निक क्या थी? एक और टॉपिक आया था ऐसा, कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क नहीं जिसमें रिस्क हाँ ये वाला था, रिस्क कौन से ऐसे रिस्क है जहाँ पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कौन से ऐसे रिस्क थे? रिस्क ऑफ फ्रॉड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी। और दूसरा आपके पास टॉपिक था इवेंट कंडीशन विच में इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड्स, वो कौन से थे? संडे में वीकनेस है, ऑब्टेनिंग द एसएई, यू से अनयूजुअल ट्रांजैक्शन और अनयूजुअल प्रेशर, एन से नॉन कंप्लायंस ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर, संडे डी से डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी एंड competence of management, A से significant difference between accounting information obtained from accounting information and obtained from third party, और weaknesses in internal control। अच्छा जी, इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? फर्स्ट क्या था? हाँ, all transactions are executed as per management authorization। दूसरी थी correct amount, correct account, correct period में ट्रांजैक्शन करनी है। तीसरा था safeguarding from unauthorized users वगैरह। और फोर्थ आपके पास है ये recorded assets and existing assets में कंपैरिजन करना। अच्छा, एक टॉपिक आपके पास आया था CIS इन्वायरमेंट में कौन कौन से आपको एरियाज एग्जामिन करने हैं, जिसमें पहला था प्रोग्रामिंग वाला, ठीक है। पहला क्या था? प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी ऑपरेशंस इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ऑपरेशंस इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, फिजिकल CIS सिक्योरिटी और कंट्रोल ओवर द एक्सेस। कंपोनेंट्स ऑफ रैप कौन से थे? इंक्वायरी गलत, कंपोनेंट्स ऑफ रैप पूछा मैंने, पक्की बात है, ठीक है। पहला इंक्वायरी आप किन 6 लोगों से पूछ सकते थे? एग्जांपल में था ना, TCWG, इंटरनल ऑडिटर, लॉयर, सेल्स एंड मार्केटिंग, IT एम्प्लॉइज। अच्छा, दूसरा कौन सा था? एनालिटिकल प्रोसीजर का स्टैंडर्ड कौन सा होता है? 520। किस किस के एनालिटिकल प्रोसीजर करते हो? फाइनेंशियल डेटा की या नॉन की? दोनों की। फाइनेंशियल डेटा यानी कि फिगर्स, नॉन फाइनेंशियल डेटा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तीसरा क्या होता था? ऑब्जर्वेशन प्रोसेस की करनी है, इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स की। ओके ठीक है। उसके बाद असर्शंस बताओ मुझे अकाउंट बैलेंस के। अकाउंट बैलेंस के अच्छा, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के AOC स्क्वायर। जल्दी जल्दी मत बोलो, थोड़ा सोच के बोलो। और अकाउंट बैलेंस के वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन, completeness, AOC कंप्लीटनेस एंड एक्जिस्टेंस। अच्छा जी, पहला क्या था? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके असर्शंस। C से क्या क्या थे? कंप्लीटनेस, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन।
अच्छा जी, तीसरा होता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। उसके सेक्शंस कौन से होते हैं? Square. एसी स्क्वायर। ओ से बताओ क्या होता है? ऑकरेंस एंड ठीक है। सी से कॉमन कंप्लीटनेस, यानी उसमें कंप्लीटनेस होता था। अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है, ओके। और हमारा रह गया शर्मा और शर्मा इंटर रिलेटेड हुए क्या इनवर्स हुए? शर्मा और शर्मा इंट्रा हुए, यानी कि यहाँ पे आप शर्मा और शर्मा का अगर आप टॉपिक फाइंड आउट करें, टॉपिक क्या बनाइए? इंटर इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क का, है ना। और दूसरा था शर्मा और वर्मा, ये इनवर्स रिलेशनशिप। चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं।